कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिसको हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस एंड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए पहली प्रैक्टिकल यूनिट है फर्मी। ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है और इसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। न्यूक्लियर साइजेस को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू, इसको हम मेंशन करते हैं सिंबल 1 FM से इन शॉर्ट और इन स्मॉल लेटर्स, व्हिच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। ये इसकी यूनिट है। तो 1 फर्मी किसके इक्विवेलेंट होती है? 10 टू द पावर -15 मीटर्स के। सेकंड यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का यूज हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने में करते हैं, लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 a टू द पावर, यहाँ पे हम डिग्री को ऊपर शॉर्ट में लिख देते हैं, डिग्री को मेंशन कर देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इज नैनोमीटर। Nanometer is again used for measuring the distances and it is used for measuring wavelength of light. So 1 nanometer is equal to, it is denoted by symbol 1 nm in small letters, is equal to 10 to the power -9 meter. Then 1 nanometer की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power -9 मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्स के लिए। तो 1 माइक्रोन, इसका यूनिट भी हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं और माइक्रोन को हम जनरली यूज करते हैं माइक्रोमीटर के टर्म्स में। 1 माइक्रोन की जगह पे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर्स। तो 1 माइक्रोन इज डिनोटेड बाय सिंबल 1 म्यू m। 1 म्यू m इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये तो बात थी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लार्ज डिस्टेंसेस। जो डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक लाइट को वैक्यूम में जो एक साल तक ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? कोई एक लाइट वैक्यूम में एक साल तक जो डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.467 into 10 to the power 15 meters. I am repeating again. 1 light year is equal to 9.467 into 10 to the power 15 meters. Second unit is astronomical unit. Astronomical unit ये भी एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट है जिसका यूज हम करते हैं मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन के बीच में, कि अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसको हम डिनोट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल से डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं AU, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। 1 AU is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. I am repeating again. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. Next is 1 parsec. Parsec is equal to, also known as parabolic second. Parabolic second को हम parsec ही कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होने वाली सबसे बड़ी यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ी यूनिट होती है जहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उसको हम पार्सेक से मेजर करते हैं या पैराबोलिक सेकंड से मेजर करते हैं। तो पैराबोलिक सेकंड होता क्या चीज है, इसको मैं छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे अभी आपको मैंने बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली द मीन डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, ठीक है। सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन। अब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सपोज दैट दिस इज एन आर्क। इफ दिस इज एन आर्क देन हियर शुड लाइज अ रेडियस एंड दिस विल बी द लाइन विच जॉइन विद द आर्क। नाउ मैंने ये कहा आपसे कि अर्थ इज हियर, I can mention over here this is earth and this is sun. The mean distance between the earth and the sun is 1 astronomical unit and this will be suppose the radius, and when this distance 1 astronomical unit subtends an angle of
subtends an angle of 1 second of arc। जब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इस आर्क पर यहाँ पर एक एंगल सबटेंड करे और वो एंगल 1 सेकेंड ऑफ आर्क होना चाहिए होगा, तब ये वाला जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 पारसेक और यू कैन से दैट 1 पैरेलैटिक सेकंड। तो 1 पैरेलैटिक सेकंड क्या है? when one astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc, then this distance is known as 1 parallelic second। जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस एक जगह पर किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड ऑफ आर्क का एंगल सबटेंड करता है, तो वो डिस्टेंस वहां से यहाँ तक का ये कहलाता है 1 पैरेलैटिक सेकंड। तो इसको लिख भी सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस विल बी थीटा over here, theta is equal to this will be the arc and this will be the radius। as you can see, this will be the radius and this will be the arc। so theta is equal to arc upon radius। I have mentioned arc as L upon arc upon radius, और radius को हम क्या लिख सकते हैं? radius is equal to arc upon angle, that angle will be theta। Now 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो 1 पैरेलैटिक सेकंड की वैल्यू मीटर्स में कितनी होती है? तो ये होती है 3.08 into 10 to the power 16 मीटर्स। अब 1 पैरेलैटिक सेकंड की वैल्यू लाइट ईयर्स में कितनी होती है? तो ये होती है 3.26 लाइट ईयर। तो 1 पैरेलैटिक सेकंड की यूनिट आपको मीटर में गिवन है, 1 पैरेलैटिक सेकंड की यूनिट आपको लाइट ईयर में भी यहाँ पे गिवन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज। प्रैक्टिकल यूनिट, हम एरिया को मेजर करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज करते हैं? तो सबसे पहली प्रैक्टिकल यूनिट आती है बार्न। तो बार्न का यूज हम करते हैं बहुत ही स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए, जैसे है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए यूज करते हैं यूनिट बार्न। 1 बार्न की वैल्यू कितनी होती है मीटर स्क्वायर में? तो 1 बार्न इज इक्वल टू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। ये बार्न की वैल्यू है मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट आती है यूनिट एकड़। एकड़ का यूज हम करते हैं लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए। तो इसकी यूनिट होती है 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आती है हेक्टेयर। हेक्टेयर को भी यूज करते हैं लार्ज एरिया पे कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये 3 यूनिट्स का यूज करते हैं हम एरिया को यूज करने के लिए, एरिया को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मासेस। अब मासेस को मेजर करने के लिए हम कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज करते हैं? तो वो यहाँ पे 5 गिवन है आपके पास। सबसे पहली यूनिट आती है लार्ज मास को मेजर करने के लिए। तो लार्ज मास को मेजर करने के लिए यूनिट हम यूज करते हैं 1 टन। तो 1 टन में कितने केजीज होते हैं? तो ये होते हैं 1000 केजी। सेकंड यूनिट आती है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में हमारे कितने केजी होते हैं? तो ये होते हैं 100 केजीज। नेक्स्ट आता है 1 स्लग, SLUG। 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 केजी। ये 1 स्लग की वैल्यू होती है, सारी वैल्यूज केजी के फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है 1 पाउंड। 1 पाउंड की वैल्यू होती है 0.45 केजी। नेक्स्ट आता है 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये सबसे बड़ी यूनिट है मास को मेजर करने के लिए, चंद्रशेखर लिमिट। बिकॉज 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। सन का भी 1.4 टाइम्स ज्यादा होती है ये मास को मेजर करने के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सन से भी ज्यादा भारी है तो उसको मेजर करने के लिए हम 1 चंद्रशेखर लिमिट का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को यूज करने टाइम को मेजर करने के लिए हम कौन-कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज करते हैं? तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट यूनिट which is known as solar day। तो सबसे पहली यूनिट जो हम यूज करने वाले हैं, this is solar day। तो सोलर डे क्या चीज होती है ये आप सुनिए और उसके बाद उसके नोट्स बनाइएगा। तो सोलर डे में बेसिकली ये होता है कि इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन।
ऐसा टाइम, ये सोलर डे का मतलब ये है वो टाइम जो अर्थ लेती है अपने ही एक्सिस में, अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है अबाउट इट ओन एक्सिस, दैट इज नोन एज द सोलर डे। तो सोलर डे क्या चीज हुई, आपको पता चल गया कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने के लिए सन के रिस्पेक्ट में जो टाइम लेती है दैट इज नोन एज द सोलर डे। नेक्स्ट कम द सेकंड वन, सेड्रियल डे। सेड्रियल डे का मतलब है अब इसमें सन के रिस्पेक्ट की जगह पर हमारा कोई डिस्टेंस स्टार हो जाएगा या कोई डिस्टेंस बॉडी हो जाएगी। तो ऐसा जिसमें ऐसा टाइम जो अर्थ लेती है किसी अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंस स्टार, दैट इज नोन एज द सेड्रियल डे। नेक्स्ट मूव टू द लीप ईयर। वी ऑल नो अबाउट दैट व्हाट इज लीप ईयर। तो दैट ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय the 4, which is divisible by 4, and in that year in which February contains 29 days। तो ऐसा ईयर जिसको हम 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं और जिसके फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लूनर मंथ। लूनर मंथ का मतलब है जब मून अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों तरफ अपनी ही ऑर्बिट में रोटेट करके, तो उसे हम लूनर मंथ के अंदर कंसीडर करते हैं। लूनर मंथ क्या चीज हुई, जब मून अपना एक रोटेशन अर्थ के चारों तरफ घूम के कंप्लीट कर लेता है तो दैट इज नोन एज द लूनर मंथ। तो लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं, दैट इज 27.3 days। Okay. Next one is your shake। Next one is your shake। shake जो है बहुत ही छोटी यूनिट होती है टाइम को मेजर करने के लिए। तो इसमें वैल्यू होती है 1 शेक की 10 to the power -8 seconds, ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट द लास्ट वन is the solar year। solar year, what is a solar year? तो solar year का मतलब है it is the time taken by the earth to complete one revolution around the sun। तो एक solar year वो चीज है जहाँ पे अर्थ एक अपना टाइम देती है अर्थ के चारों तरफ अपने ही ऑर्बिट में वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज वन सोलर ईयर। वन सोलर ईयर की वैल्यू होती है 366.25 days। 366.25 days is mass and weight। ओके, लेट्स बिगिन। मास और वेट के बारे में आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। मास क्या चीज है एंड वेट क्या चीज है। तो मास आपको पता है बच्चों ऑलरेडी क्या होता है कि मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर कंटेन्ड मैटर को हम मास कहते हैं। तो मास कैन बी डिफाइंड एज द मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, दैट विल बी द मास। व्हाट इज वेट? वेट क्या चीज है? तो वेट इज ए फोर्स विद व्हिच a body is attracted towards the center of the earth। वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। नाउ मास, ये मास जो है ये कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जैसा मास यहाँ पर है वैसा ही अर्थ के बाकी पार्ट्स पे भी ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेके जाइए, जो उसका मास यहाँ पर है वही मास दूसरी जगह पर भी होगा, क्योंकि मास क्या चीज है, उसके अंदर कंटेन मैटर। वेट क्या चीज है? वेट डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ऑब्जेक्ट का वेट इस समय यहाँ पर है वो उससे डिफरेंट होगा वेट इक्वेटर पर। अगर उसी बॉडी को हम इक्वेटर पे लेके जाते हैं तो वहां पे वेट डिफरेंट होगा, पोल पे लेके जाते हैं तो वेट डिफरेंट होगा, और उसको अगर अर्थ के सेंटर में लेके जाते हैं तो वेट डिफरेंट होगा। तो मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं मास की एसआई यूनिट क्या है। तो मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन।
वेट की साइन एक न्यूटन किस लिए है, क्योंकि एक फोर्स है जिसकी वजह से ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। मास, अब मास के लिए अब आप सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और मास और वेट के पॉइंट्स मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मास विल बी द डेफिनेशन ऑफ द मास, दैट मास कैन बी डिफाइंड एज द मैटर कंटेन्ड इनसाइड द body or an object. Mass can be defined as the matter contained inside the object or body. First point in weight, that it is the force with which the body is attracted towards the center of the earth. Second point in mass, mass is constant, it does not changes or vary from place to place. Second point in weight, that will be that weight can vary from place to place. Now move on to the third point of mass, that is the SI unit. So SI unit of mass will be kg and SI unit of weight will be Newton. Okay. Now the fourth point of mass, that mass is a measure of inertia. Mass is a measure of inertia. And the fourth point in weight, that it is the measure of gravity. It is the measure of gravity. Now note down the fifth point in mass. The fifth point will be mass ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट कैसी क्वांटिटी है, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको याद रखना है, दैट मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फॉर सिक्स पॉइंट मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं होगा, कैन नेवर बी जीरो। चाहे आप ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाओ, कहीं ले जाओ उसको आप, मास कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, वेट जो है ये जीरो होता है, दैट इट कैन बी जीरो। वेट जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सेंटर पे ले जाते हैं। These points are sufficient for differentiating weight and mass. Now move on to the next topic, that is inertial and gravitational masses. Now the next topic is inertial mass. तो inertial mass क्या होता है, तो it is the mass of a body. Inertial mass, first of all note down the definition, that mass of the body which determines, which it is the mass of the body which determines its inertia, which determines its inertia in translatory motion. So mass of a body which determines its inertia in translatory motion is known as inertial mass. तो ऐसी बॉडी का मास जो हमें ये बता दे कि ऑब्जेक्ट का मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है कि नहीं, उसे हम कहते हैं इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास आपने फोर्स के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास? अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हियर द मास इज इनर्शियल मास, that mi denotes inertial mass. Inertial mass mi, according to Newton's second law, according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. According to this, what is the formula for mass? That mass is equal to force upon area, and this mass is known as the inertial mass. The inertial mass क्या चीज थी, ये चीज आपको पता चल गई। Next move to the gravitational mass. Gravitational mass ऐसा mass
जो ये इंडिकेट करे कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल मास. नोट डाउन द डेफिनेशन. द मास ऑफ ए बॉडी व्हिच डिटरमाइंस mass of body which determines its gravitational pull acting upon it So gravitational mass is the mass of the body which determines its gravitational pull acting upon it due to the earth. Gravitational pull किसकी वजह से होता है? Gravitational pull acting upon it due to earth की वजह से gravitational pull उस पे लग रहा हो, that is known as gravitational mass. इसके लिए आपने फॉर्मूला स्टडी किया होगा न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, that G is equal to m1 m2 upon r square. ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, that is known as Newton's gravitational formula, that is F is equal to G m1 m2 upon r square in terms of a body with of two bodies having masses m1 and m2, but here the first body is the earth and the second body will be the another body. So it will be denoted as G capital M small m and small r square, where m is the mass of the earth and small m is the mass of the body and r is the radius of the earth. Okay, so in that term, what is the formula for the value of G? For the value of gravitational mass, which is equal to mg. Gravitational mass is denoted by symbol mg. What is the formula for this? Mg is equal to f r square upon gm. Note down the step, f r square upon gm, and then enclose it in a box. Given to fundamental quantity must be raised to express the given quantity. तो बच्चों ये है इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज अ डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स गिवन टू द फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी. यहाँ इसका मतलब ये है कि किसी भी फंडामेंटल जो भी हमारे पास क्वांटिटी गिवन है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम पावर लगाते हैं. जैसे ही वो हम पावर लगाते हैं तो वो जो क्वांटिटी बनती है दैट क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, व्हाट इज अ डायमेंशन? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या चीज है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वो चीज है जहां पर हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर्स लगा देते हैं. जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाते हैं तो दैट विल बिकम द डायमेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी. समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, बहुत ही यहाँ पे समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं. एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा और एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से कंफर्म एग्जाम में आता है. तो सबसे पहली चीज हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं. डायमेंशन क्या था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें एक्सप्रेस करना है तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगाते हैं तो वो पावर्स क्या कहलाती हैं? उसकी डायमेंशन कहलाती हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर over the fundamental quantity, that is known as the dimension. तो डायमेंशंस की बात कर रहे थे. अब डायमेंशंस को हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको बेसिक में दिखा देता हूँ डायमेंशंस को हम कैसे लिखते हैं. सपोज हम लेंथ को लिख रहे हैं, लेंथ.
तो लेंथ को हम डिनोट करते हैं सिंबल L से, तो इसको हमें बिग बॉक्स के अंदर रखना है, बिग क्यूबिकल बॉक्स के अंदर इसको पुट करना है। नेक्स्ट थिंग हम आ जाते हैं मास पे। मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M inside the box. Next is time, that will be capital T inside the box. मतलब जो भी चीजें आप लिखेंगे उसको बॉक्स के अंदर एनक्लोज करेंगे, या फिर इसको मैं कह सकता हूं उसको बिग ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे। ओके, तो लेंथ, मास एंड टाइम इज ओवर हियर। नेक्स्ट थिंग इज इट टेम्परेचर। It can be represented with symbol K. Next is your electric current. Symbol A. तो इस तरीके से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल थे, बेसिक सी क्वांटिटीज थी, जहां पे आपको रिप्रेजेंट करके मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आप ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी को भी इसी तरीके से मेंशन करोगे। यहाँ पे आप Ct लिखोगे बिग ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी रख सकते हो, जहाँ पे आप मोल को बिग ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करोगे। तो आपको बिग ब्रैकेट के अंदर ही सारी चीजें एनक्लोज करनी है, आपको हमेशा याद रखना है। अब चलिए कुछ बेसिक सी बातें बेसिक से यहाँ पे करके देख लेते हैं, बेसिक सी चीजें छोटी छोटी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। द फर्स्ट वन इज द एरिया। एरिया, तो बच्चों एरिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो दैट विल बी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या होती हैं, लेंथ ही तो होती है। तो इट कैन बी रिटन एज L इनटू L और इट कैन बी रिटन एज L स्क्वायर। तो एरिया की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, दैट विल बी L स्क्वायर। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। अगेन लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ इनटू लेंथ, एंड इट कैन बी रिटन एज L क्यूब। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास, mass is capital M, capital M. And what is the dimensional formula for volume, that is L cube. So mention over L cube, and the whole term can be written as M L cube minus का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि L डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा इट विल बिकम -3। ओके, तो L क्यूब ऊपर आकर के क्या बन जाएगा, L-3। अच्छा, अगर मैं डेंसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिखना चाहूंगी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या मेंशन करूंगा, तो टाइम का आपको टाइम तो है ही नहीं, सो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम के फॉर्मूले में लिखूंगा T = 0। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास के टर्म में क्या है, 1। मास के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, तो इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, that it will be 1। but density का फॉर्मूला लेंथ के टर्म्स में क्या है, -3। डेंसिटी का फॉर्मूला टाइम के टर्म्स में क्या है, 0। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला मास के टर्म्स में क्या है, तो मास के टर्म्स में 0 है, क्योंकि लेंथ को हम मास को थोड़ा मेजर करते हैं। तो L के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में स्क्वायर है, टाइम के टर्म्स में एरिया क्या है, टाइम के टर्म्स में अगेन 0। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेम, लेंथ के क्यूब है, मास के टर्म्स में 0, L क्यूब एंड T⁴ 0। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। आ जाइए कुछ थोड़ा सा एडवांस वाले फॉर्मूले आ जाते हैं, दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? लेंथ में। टाइम को मेजर करते हैं t से। अब इट कैन बी रिटन एज l t। t डिनोमिनेटर में था, ऊपर आ गया तो इट विल बिकम -1। अब वेलोसिटी को मास के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं आप? तो इट कैन बी रिटन एज m times 0। तो m to the power 0, l to the power 1, t to the power -1। तो बच्चों ये जो चीज आपकी फॉर्म हो रही है यहाँ पर, दिस इज नोन एज द डायमेंशन। इट इज नोन एज द डायमेंशन। ओके, ये डायमेंशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, एक्सेलरेशन। Acceleration, it is known as the acceleration. It can be defined as, what is the formula for acceleration? Distance upon time square. Distance is measured in L upon T, time का square. So it can be written as m to the power 0 l t to the power -2। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड तो है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई डेफिनेशन क्या है डेंसिटी की, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको इसकी ऐसा यूनिट पता है तो उस मेथड से भी कर सकते हो। आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं पता तो ऐसा यूनिट पता है तो उससे सॉल्व कर सकते हो कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। चलिए मैं उससे लगे दिखाता हूँ। इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी क्या है? मास है, ठीक है। मीटर क्यूब क्या है? लेंथ है। तो ये हो गया ml क्यूब और t टू द पावर 0। अच्छा, इसको लिखते इसी स्टैंडर्ड में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको लिखते इसी स्टैंडर्ड में है mlt के फॉर्म में। अगर आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको mlt के फॉर्म में रखना है। अगर आपके पास किसी एक ही की डायमेंशनल वैल्यू गिवन है, किसी एक ही के टर्म्स में गिवन है, सपोज l के टर्म्स में गिवन है, t के टर्म्स में है या m के टर्म्स में गिवन है, फिर भी आपको बाकी के रिमेनिंग टर्म्स में मेंशन करने हैं। एंड द फॉर्मूला शुड बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ m, l एंड t।